नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। आज इसमें कहानी बड़ा बाबू की, मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अत श्री नवल नारायण कथा। और आज इस नवल नारायण कथा का 29वां अंक। पिछले 28 अंकों में आप नवल नारायण को बहुत भली भांति जान गए हैं। नवल नारायण से जुड़े लगभग सभी लोगों को आप जान गए हैं। तो आज इस 29वें खंड में आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हमारे सम्मुख उपस्थित हमारे दो श्रोता, नवल नारायण कथा के दो पहले श्रोता संजय भैया और जनार्दन चाचा। आपको याद होगा पिछले अंक की कहानी हमने कहां छोड़ा है। हंस के घर में कंस की शादी है और कंस अपनी दोनों बहनों को लेने के लिए आता है कुर्था। कंस की एक बहन माया और एक बहन का नाम रहने देते हैं, वो नेनसुख बीघा में ब्याही हुई थी, माया की सबसे छोटी बहन। और आपको यह भी याद होगा कि नवल नारायण को वहां 3-4 डंडे पड़ गए थे। नवल नारायण वहां बैरंग चिट्ठी भेजने में और लिफाफे के पैसे लेने में और मनी ऑर्डर पे बख्शीश लेने में, अपनी पोस्टमैनी के दिनों में ये सब नाजायज अपने काम, जो भ्रष्टाचार कह सकते हैं आप, पोस्ट ऑफिस में रहते हुए कर रहे थे। और नेनसुख बीघा में ऐसे ही किसी को फर्जी बैरंग चिट्ठी देने गए थे। इनको पता ही नहीं था कि वो आदमी तो घर में ही है। तो फंस गए थे नवल नारायण। तो वहां उनको 3-4 डंडे पड़ गए थे और पुलिस केस की तैयारी हो रही थी। तो उसी बीच में नवल नारायण को मिल जाते हैं नवल नारायण के सबसे छोटे साढ़ू। तब नवल नारायण को याद आता है, अच्छा, हमारी छोटी साली की शादी इसी गांव में हुई है। तो नवल नारायण को एक संजीवनी मिल जाती है। नवल नारायण को उनके छोटे साढ़ू वहां से छुड़वा देते हैं। उसके बाद दोनों साढ़ू की जान पहचान हो जाती है और दोनों बहनें कभी कभी एक दूसरे से मिल लिया करती हैं। नेनसुख बीघा से कभी कभी माया की सबसे छोटी बहन चली आती है मिलने के लिए। इसी बीच में कंस जी आते हैं हंस जी के भेजने पर, अपनी दोनों बहनों को लिवाने। और कंस जी माया ने जो नसबंदी करा के अपनी पैसे कमाए थे वो गोल कर जाते हैं, लेके चले जाते हैं। बहन को ये कह के बेवकूफ बना जाते हैं कि भैया हमको पैसा नहीं देते, बहुत कंजूस है, कुछ पैसा वैसा हो तो दो, देखो मेरा शादी होने वाला है, अब मेरा हाथ खाली है। तो माया के पास जो पैसे थे, जो नसबंदी करा के मिले थे, माया वो जो बचा हुआ है सब दे देती है। अब माया से कंस के क्या रिश्ते हैं ये आपको पता ही है, फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। फिर कंस बहुत चालबाज किस्म का आदमी रहा है और पैसा कौड़ी के मामले में इस आदमी का हिसाब किताब पूरा जीवन में कभी भी ठीक ठाक नहीं रहा है। तो कंस की एक आदत है, कहीं से भी पैसा मिले बस नगद नारायण कहीं भी आना चाहिए जेब में, जहां से मिल सके। तो कंस फिर अपने जीजा को कहता है, नवल नारायण को, जीजा जी ब्याह होने वाला है, कुछ पैसा कौड़ी। तो नवल नारायण ने जितने 3-4 महीनों में जमा कर रखे थे अपने किस्त देने के लिए उधर, महेंद्र लाल को, मित्तल प्रसाद को, बुच्ची साहब को, गदाईपुर गांव में, वो सारी किस्तें लेकर के कंस चले जाते। उधर नेनसू की बिगा में जाकर अपनी छोटी बहन के यहाँ भी अपने जीजा और बहन से कुछ पैसे हसोत लेते हैं। तो जब दोनों बहनें मिलती हैं और साथ जाने लगती हैं, कंस की शादी में प्लान बनता है दोनों साथ चलेंगे पचनामा। तो जब दोनों बहनें और दोनों साढ़ू एक साथ बैठते हैं गाड़ी में, तब जाके ये बात खुलता है दोनों के बीच में बातचीत में कि कंसवा बहुत बदमाश है। देखो, गरीबी में आटा गीला कर गया, पैसा लेके चला गया, अब एक तो शादी ब्याह न्योता पे हानि, ऐसे ही हालत खराब है। अब ऊपर से वो आ करके हमसे अलग से पैसा मांग लेके चला गया, उनसे अलग से पैसा मांग लेके चला गया। तब फिर माया बताती है, हमने भी बाबू को पैसा दिया है, बाबू ने हमसे भी पैसा मांगा, कहा भैया पैसा नहीं देते हैं, जबकि हमने आपके साथ साझा किया था। हंस जी ने
ना सिर्फ यहाँ आने के लिए पैसा दिया था, बल्कि इन बहनों को और बहनोई को वापस आने के लिए, इनको भाड़ा देने के लिए भी पैसा दिया था। लेकिन कंस ने झूठ बोला, जेब में 5 रुपया है, विदाउट टिकट आए हैं लिवाने के लिए। भैया ऐसने है। तो ये कंस क्या जो चरित्र है इस कहानी में ऐसा ही है। एक नंबर का, जिसको नमक हराम प्रवृत्ति वाला इंसान आप कह सकते हैं। वो जिसकी लेगा, जिसकी खाएगा, अगले पल में उसी की बुराई करेगा, उसी को समाज में बुरा बनाएगा। क्यों? क्योंकि कंस को पता है कि जो पैसा हमने लिया ये मुझे वापस तो करना नहीं है, और जब वापस करना नहीं है तो आज नहीं तो कल मेरा भेद खुल जाएगा, और जब मेरा भेद इसके पहले कि ये लोग खोलें, हम ही इनकी बुराई शुरू कर दें, ताकि कोई ये ना कहे कि अब तुम ऐसा कहे कह रहे हो। और ये केवल कंस में ही गुण नहीं है, ये गुण माया में भी है, माया के पति नवल नारायण में भी है, और माया के जो 2 पुत्र हुए हैं अर्नौआ और बकलेश्वा, इनमें भी ये गुण है। तो कंस जी इस तरह से ये ज्ञात सोर्स है, जहां से 2 जगह से पैसे वसूल के ले गए, बाकी भी और 4 बहनें थी जहां लिवाने गए, वहां से पैसा लाए कि नहीं लाए, मिला कि नहीं मिला, इसका सोर्स ज्ञात नहीं है। तो यहीं पे लानत भेजने लगे थे संजय भैया और जनार्दन चाचा, और हम चले गए थे बाथरूम। जब लौट के आते हैं तो संजय भैया पूछते हैं, रंजन बाबू अगला कहानियां बढ़ावे से पहले एगो बात पूछना है। हमने कहा पूछिए संजय भैया। तो कहते हैं ये कंसवा जो है ना, ये शुरुए से ऐसा बकलोल चरित्र का रहा है। तो मैं बोला ये जन्मजात, जिसको आप अभी थोड़ी देर पहले संजय भैया आपने एक शब्द यूज किया था ना, हरामी है, ये जन्मजात हरामी में से है। ये शुरुए से इस किस्म का व्यक्ति रहा है, जिसको एक नंबर का आप दोगला कह सकते हैं, एक नंबर का आप लुच्चा कह सकते हैं, और अगर 2-4 आपको कुछ समझ में आता हो तो आप वो भी कह सकते हैं। और गपोड़ी तो इतना बड़का है ना कि कभी अगर आप गलती से बैठ जाइएगा 10 मिनट और थोड़ा जिक्र छेड़ दीजिए कि मखदूमपुर स्टेशन से बैठे और जहानाबाद उतरते वक्त तक आज कुछ कहानी हुआ कि नहीं, बस फिर देखिए अपने आप को कामदेव का अवतार समझता है। और हर दिन, जिस दिन भी मखदूमपुर से जहानाबाद तक की ट्रेन जर्नी बंदे ने पूरी करी हो और जहानाबाद से मखदूमपुर आया हो, उतने में आपको इतनी जल्दी जल्दी तो एकता कपूर के सीरियल में भी दृश्य नहीं बदलते जितनी जल्दी आपको ये कंस की प्रेम कहानी बदल जाएगी। और ऐसी ऐसी कहानियां कंस बता देगा कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि इस पे यकीन करूं, हंसूं या क्या करूं। तो जनार्दन चाचा बोले जैसे मैं एक आध को बताइए तो मैं बोला जनार्दन चाचा अब जैसे में आप पूछ रहे हैं तो कौन से जी एक दिन बता रहे थे कि जब हम आ रहे थे ना, मखदूमपुर से चढ़े थे रेल स्टेशन पर और डब्बा में आए तो सरकते सरकते गए, एकदम भीड़ था, पैरों रखे के कहीं जगह नहीं था। लेकिन हम जब गए ना तो देखे कि एगो 2 औरत थी, उन लोगों ने हमको बुला करके बैठा लिया अपने बीच में, बोली सब आइए आइए आपको जगह दे देते हैं। तो हम भी गए, चुपचाप बैठ गए। उसके बाद दोनों तरफ से जो ना हमको लगी सब दबाने, सब हम क्या कहें, ये एकदम जाड़ा का मौसम है, हमारा तो जाड़ा जो है रास्ते में गुजर गया, एकदम हमको गर्मी आने लगा, पसीना तड़तड़ा के आने लगा। तो जनार्दन चाचा हंसने लगे, बोले ऐसा होता है। मैं बोला कंस के साथ ऐसे होता है जनार्दन चाचा। एक और कहानी में कंस जी बताए थे कि उनको वही डब्बा में, जिसमें वो 2 औरतें बैठा ली थी इनको अपने गोद में और दोनों तरफ से पकड़ के दबा रही थी, उसके बाद जब ये निकल रहे थे स्टेशन पर उतरने के लिए तो भीड़ लग गई।
तो एक औरत वो जानबूझ के उनके साथ निकलने की कोशिश कर रही थी, और एक औरत जो चढ़ रही थी ट्रेन पर, उसने कंस जी को ऐसे देखा, बस देखते ही रह गई। बेचारी सूध बुध खो गई कि हमको ट्रेन में आगे जाना है कि पीछे। तो कंस जी बता रहे थे, ऐसा दृश्य हो गया ना, हम बीच ही में फसल थे। एक औरत इस तरफ, एक औरत उस तरफ, एक जो हमारे साथ उतरने वाली है वो, और एक उस तरफ जो चढ़ने वाली है वो, और हम बीच में फसल है उतरते वक्त। दोनों ने मिलकर हमें वहीं गेट पर ही दबा लिया, और आगे पीछे पैसेंजर कह रहा है, अरे जल्दी उतरो भाई, जल्दी निकलो, हमारा देह से पसीना तड़तड़ा रहा है। इस तरह से हमको पकड़ के सब जाते हुए थी। तो संजय भैया बोले, ये आदमी है कि टीचर एक नंबर का। मैं बोला प्रोफेसर है भाई, कंस जी को हंस ने प्रोफेसर बनाया है। ये अलग बात है कि प्रोफेसरी बेचारा एको दिन कर नहीं पाया। अब देखो, प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसरी किया, लेकिन उसका कोई सैलरी नहीं मिली। तो अब आप इसको प्रोफेसर कहिए, नौकर कहिए, जो कुछ भी कहिए। और बाकी कंस की पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है, और ऐसी कहानियों का, जिसको कहते हैं कि राजनीति हो गया। जैसे आप कंस से पूछेंगे ना कि नौकरी क्यों नहीं लगा आपका, तो बोलेगा, बस कहानी वहीं से चालू हो जाएगा, हमारे साथ राजनीति हो गया। तो कंस के साथ ऐसी राजनीति अक्सर होती रहती है। और मखदूमपुर से जहानाबाद उतरते वक्त कितनी प्रेम कहानियां कंस जी की बनी है, इतनी प्रेम कहानियां बनी है कि मत पूछिए जनार्दन चाचा। कम से कम सैकड़ों प्रेम कहानी तो मैं सुन चुका हूं। संजय भैया कहते हैं, आप ही सब प्रेम कहानी सुने थे, होती बाजी कंस का ब्याह होल था कि नहीं? अरे मैं बोला, मत पूछिए संजय भैया, कंस का ब्याह नहीं होल था। कंस जी के 2-3 गो बालो बच्चा हो गया था। मेरे ख्याल से 4 गो हो गया था, 5वां का उधर नंबर लगेले थे, तब मैं पढ़ता था उधर जहानाबाद में। वो आते थे जहानाबाद में रोज रोज, और रोज रोज कहानी सुनाते थे, और दोपहरिया में आ जाते थे उधर खाना खाने। और माया कोई इससे भी जलन शुरू कि ये कंस क्यों रोज आकर के खाना खा जाता है, क्योंकि अरनौआ शिकायत कर दिया घर में। अरनौआ बोला, हमारा खाना रोज मामू खा जाते हैं। तो जनार्दन चाचा बोले, कंसों के कहानी गजबे है। मैं बोला, कंस के कहानी गजब नहीं है जनार्दन चाचा, बहुत गजब है। कंस आदमी भी बहुत गजब है। और पैसा कौड़ी के मामले में तो आप भूल जाइए, कंस ने देना नहीं सीखा है, लेना सीखा है। सुअर जैसे बाल बच्चे बहुत सारे पैदा कर दिए, उन बाल बच्चों से भी लेना है। उन बाल बच्चों के लिए किया कुछ नहीं, वो बेचारे अपने चाचा के भरोसे पैदा हुए, वो चाचा के भरोसे अपने पले बढ़े। अब फिर दुनिया में कहीं खड़े हो गए, अगर 2-4 पैसा कमाने के लायक बने, तो हंस हाथ खड़ा के कंस खड़ा है सामने, लाओ भाई। क्यों? तो हमें खर्चा पानी चलाने के लिए पैसा दो। क्यों दे भाई? पहला बात है, तूने कुछ किया नहीं अपने जीवन में। दूसरा बात कि तूने हमारे लिए कुछ किया नहीं, औलाद पैदा करके सड़क पे छोड़ दिया, वो तो चचा के भरोसे पला बड़ा आगे। जब वो कमाने के लिए निकला था, तुम्हें क्यों दे भाई? क्योंकि अभी कंस को और कुछ औलादे पैदा करनी है, उनके पालन पोषण करने हैं, और कहीं से नहीं मिलेगा तो इधर से मिले। ऐसा कोई भी हंस का शायद ही दोस्त हो। हंस जी ने अच्छी अच्छी दुनिया में दोस्ती बनाई, और कंस ने उसका फायदा उठाया। हंस के बनाए हुए हर दोस्त के पास से कंस ने कुछ ना कुछ पैसा ले आए, और देना तो वापस आए नहीं। बाद में रिश्ते खराब हो जाएंगे तो भाड़ में जाए। जैसे ही लगा कि हाँ 2-3 बार पैसा ले आए हैं, अब वापस नहीं करना है, तो उसकी बुराई शुरू। फलानवा ठीक नहीं है, ढिकानवा ठीक नहीं है। तो जनार्दन चाचा पूछे कि तक कौन सा का नियत जो है ना, आपके प्रति भी वैसा ही होगा। मैं बोला, अब क्या बोले जनार्दन चाचा, आप ऐसा बात बोल दिए हैं, कौन सा हमको जी भर के जितना गाली दे सकता है, कौन सी ही क्यों, जितने हराम खोर हैं वो सब हमको गाली देंगे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? सच को कोई फर्क पड़ता है? तो संजय भैया बोले, नहीं रंजन बाबू, सच को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं बोला, संजय भैया, जनार्दन चाचा, बाकी कौन सी कहानी और आगे प्रसंगवश जहां जरूरत पड़ेगा वहां बतावेंगे। अब जो कंस अपने पिता के लिए कुछ नहीं किया, जो कंस अपने पिता तुल्य भाई के लिए कुछ नहीं किया, हंस के लिए, वो कंस
रंजन कुमार को समझावेगा कि रंजन कुमार को अपने भाई के लिए क्या करना चाहिए, वो भी भाई जो सगे साले है ही नहीं। रंजन कुमार का कोई भाई है ही नहीं, लेकिन दुनिया में पता नहीं कितने भाई घूम रहे हैं। अब मौसेरे भाइयों के लिए रंजन कुमार को क्या करना चाहिए था, ये कंस से सीखने की जरूरत है, जिसने अपने सगे भाई का ये औकात कर दिया, ये हद कर दिया। जैसे हंस ने बेटा तुल्य माना नहीं, बेटे की तरह पाला। अपनी बहनों के लिए हंस जी ने कुछ नहीं किया, अपनी बहनों के बच्चों के लिए भी हंस जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन इस कंस के लिए हंस जी ने सब कुछ किया। इस कंस के जितने बच्चे पैदा हुए वो भरोसे ही पैदा हुए हंस जी के, और उस हंस जी की ऐसी गति कंस ने करी मरते वक्त। लेकिन वो कंस ये जरूर बताता है कि रंजन कुमार को क्या करना चाहिए। संजय भैया बोले ऐसा आदमी मिल जाए तो आप क्या करिएगा ना, हम क्या करेंगे। ऐसा आदमी की तरफ तो हम देखना भी पसंद नहीं करते, थूकना भी पसंद नहीं करते। हम कभी अपने तरफ से कोई संपर्क रखने नहीं जाते हैं। संजय भैया आप हमको थोड़ा कम जानते हैं क्या। संजय भैया बोले नहीं नहीं, हम तो आपको अच्छा से जानते हैं। मेरा तो बस ऐसा ही है, ऐसा ऐसा कंस आगे पीछे मेरे कितने भटकते रहते हैं। कुछ भी हमको कंस से सीखने की जरूरत नहीं है, संस्कार हमको हंस से भी सीखने की जरूरत नहीं है। ये हंस और हंस के घर के संस्कार हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कंस और कंस के संस्कार बहुत अच्छे से पता है। कंस ने अपने माता पिता की कितनी सेवा करी है पता है, हंस जी की कितनी सेवा करी है, हंस जी की हंसनी जी की कितनी करी है मुझे पता है। और एक और मजेदार बात बतावें, हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है। ये कंस के जो पैदा किए हुए बालक है, सुअर की पैदा किए हुए जो सुअर हैं, सुअर से जो पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, ये भी हम नहीं कह रहे। कंस के ही किसी पुत्र ने कहा मोटा सुअर। ये जो कंस जी के पैदा किए हुए सुअर है ना, वो अकेले में कंस को गाली देंगे, बहुत सारे सवालात खड़ा करेंगे, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अगर कोई दूसरा कोई कह दे कंस को बुरा, तब देखिए इनकी तिलमिलाहट, फिर देखिए इनके हालात। यही हाल हंस के थे। खैर इस कहानी पे आगे न जाते हुए आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हंस और कंस का जहां जिक्र आएगा वहां पर संगवश करेंगे ना। तो जनार्दन चाचा और सज्जा भैया बोले हाँ यो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी में। आगे बताइए क्या हुआ। तो आगे दोनों बहनें, ये माया नवल नारायण की और नवल नारायण की छोटी साली, माया की छोटी बहन, अपने बाल बच्चों और पति समेत सभी पहुंचते हैं कंस की शादी में। पचनामा। अब थोड़ा संस्कारों की बात आई है तो संस्कार की बात कर ले। अब वहां जब सबकी मुलाकात होती है तो ये बात खुल जाती है कि बाबू आया था पैसा मांगने, आप भैया पैसा देके। क्योंकि हंस जी की जो सबसे छोटी वाली बहन है ना, ये थोड़ी मुंह लगू है, तो उसने कह दिया कि बाबू को पैसा क्यों नहीं दिए, इसको आप जाने के लिए भी भाड़ा ढंग से नहीं दिए थे भैया, ये तो अच्छी बात नहीं है। 5 रुपया दे के इस बाबू को पता नहीं कहां कहां भिजवाते घूम रहे हैं। कह रहा था ट्रेन का टिकट के लिए भी पैसा नहीं दिए हैं भैया, कैसन कंजूस है तो पता ही है। तो वहां से हमने कुछ पैसा दिया, हमने अपने पति से कुछ पैसा दिलवाया, और पता चला कुर्था दीदी से भी मांग के आया है, वहां जीजा से भी मांग। तो जहां जा रहा है न्योता देने, वहां इसको हाथ फैलाना पड़ रहा है। बच्चे की शादी है, शादी तक पहुंच गया और इसके हाथ में कोई पैसा नहीं है। तो संजय भैया कहते हैं कंस का पहले ब्याह करने का क्या जरूरत था जब कंस कुछ कमाता नहीं था। मैं बोला बहुत ही अच्छा सवाल संजय भैया, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा। हंस तो है नहीं, हंस तो मर चुके हैं, और हंस के पिता उस वक्त पहले ही मर चुके थे। ये सत्य है कि कंस कुछ नहीं करते थे। तो कंस की शादी करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उम्र बीता जा रहा है। कब तक इंतजार करेंगे कि कुछ ना कुछ करोगे। तो जनार्दन चाचा बोले ठीक है संजय,
अच्छाई किए कंस जी ब्याह कर दिए था, नहीं तो अब तक कंस जी कुंवारे ही रह जाते हैं। अगर हंस जी ब्याह नहीं करते, इस इंतजार में रहते हैं कि कंस कुछ करेंगे तब इनका ब्याह करेंगे, तो कंस आज तक कुछ किए बताए नहीं राजन बाबू। तो संजय भैया बोले यो ठीक है बात है, कंस फिर कुंवारे ही रह जाते। तो मैंने कहा अगर कंस कुंवारे रह जाते तो दुनिया में कोई बजट टूट पड़ता। ये जो 8 गो, हम नहीं कह रहे हैं, कंस जी का पैदा किया हुआ खुद ही एक औलाद कहता है कि सुअर की तरह सुअर पैदा कर दिए दुनिया में और उनका देखभाल नहीं किया, छोड़ दिए। तो ये जो 8 गो अगर सुअर नहीं पैदा करते थे तो क्या फर्क पड़ जाता दुनिया को, कोई नुकसान हो जाता। और कंस जी को ट्रेन में चापने के लिए इधर से उधर बहुत सारी औरतें मिलती ही थी, तो क्या जरूरत थी ब्याह करने की, पत्नी की क्या आवश्यकता थी कंस को। संजय भैया और जनार्दन चाचा बोले बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी कहानी है, ये सारे भाई बहन जो है ना नमूने हैं नमूने। मैं बोला ये बात है आपकी, बिल्कुल दिल खोल के स्वीकार करता हूँ जनार्दन चाचा और संजय भैया कि ये सब पूरे नमूने हैं, और इनसे जितने जुड़े लोग हैं ये सब भी एक नंबर के नमूने हैं। नमूने नहीं होते तो ये कहानी बताने नहीं आना पड़ता। और श्री नवल नारायण कथा में जितने इनके नातेदार रिश्तेदार जुड़े हुए हैं सब नमूने ही हैं। और हंस और कंस की गति तो आप पूछिए मत। एक पढ़ा लिखा आदमी कितना मक्कार हो सकता है, एक पढ़ा लिखा आदमी कितना बददिमाग हो सकता है, और एक पढ़ा लिखा आदमी समाज में कितना जाहिल हो सकता है। पढ़ा लिखा जाहिल समाज के लिए बहुत खतरनाक है। मूर्ख हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, गंवार हो तो चलता है, क्योंकि वो आदमी सरल होता है। लेकिन जब आदमी पढ़ लिख के मक्कारी पे उतरता है ना, तो बहुत काइया होता है और बहुत खतरनाक होता है, और उसको रिश्तों की ना परख होती है ना समझ होती है। तो जनार्दन चाचा बोला एकदम ठीक बात कह रहे हैं रंजन बाबू। मैं बोला जनार्दन चाचा ये ठीक बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं, हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चूंकि मुझे कंस की कहानी वहां तक बतानी नहीं है, इसलिए मैं आज ही आपको बता दूं कि एक रिश्तों की कितनी कदर है कंस को, कि जहां अपनी शादी में गया था नेनसुख बीघा, और अपने बहनोई से पैसे मांग के लाया था, अपनी उस बहन से भी पैसे मांग के लाया था जो कंस की अपेक्षा बहुत गरीब थे। लेकिन कालांतर में भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, और जब वही बहनोई कंस के मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनको देखने भी नहीं गया ये कंस, उनके अंतिम क्रियाक्रम में भी शामिल नहीं हुआ ये कंस। सगे साले बहनोई, आप कल्पना कर सकते हैं इस दृश्य की। जनार्दन चाचा और संजय भैया बोले ये बात क्या कह रहे हैं रंजन बाबू। मैं बोला जनार्दन चाचा और संजय भैया, कंस का चरित्र ऐसा ही है। जब तक उसको जहां से पैसे मिल सकते हैं तो वहां तक रिश्ते चल जाएंगे, जहां से पैसे की उम्मीद खत्म हुई वहां कंस नहीं पहचानते। कंस तो हंस को भी नहीं पहचानते थे कि कौन हो अब, बाकी दूसरों की बात क्या करनी है। तो ये कंस का असली चरित्र है। कंस ऐसा ही इंसान है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को समाज के सामने रख रहा हूं जनार्दन चाचा और संजय भैया, कि समाज में मूर्ख लोग चल जाएंगे, अनपढ़ लोग ठीक हैं, गंवार लोग ठीक हैं, लेकिन ये जो पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, ये जो पढ़े लिखे काइया लोग हैं, समाज को ऐसे लोग नहीं चाहिए। आगे आपको बताएंगे, अरनौआ का कहानी भी आएगा, बकलेसवा का कहानी भी आएगा, और ये सब ऐसे ही लोग हैं, इसी खानदान से जुड़े हुए, नवल नारायण के खानदान से जुड़े हुए, हंस और कंस के खानदान से जुड़े हुए।
संजय भैया बोले जब कंस ने हंस ही को नहीं बख्शा, हंस ही का सब गत कर दिया, तो एक कल्पना कर सकते हैं कि तब बहनोई को, लेकिन तब जनार्दन चाचा बोले बहनोई को देखूं जाने से गए संजय। आदमी को बार बार मरता है, मौत एक ही बार ना होता है, और अपना बहनोई मर गया और हम देखने नहीं जाएंगे अपने बहन के, ये कौन सा रिश्ता है भाई। तो संजय भैया बोला ठीक कह रहे हैं जनार्दन जी। तो मैंने बोला जनार्दन जी ठीक ही नहीं कह रहे हैं संजय भैया, बहुत प्रासंगिक बात कह रहे हैं। आप खुद बताइए, आप अपने आसपास कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिसका बहनोई मरा हो और उसका साला देखने नहीं गया हो। अगर मौत में भी कोई देखने ना आए तो फिर ऐसे रिश्तों की जरूरत क्या है। लेकिन हंस और कंस ऐसे ही रिश्तेदार हैं। ये हंस और कंस की सबसे छोटी बहन को और उनके जो बाल बच्चे हैं उनको पता है कि ये कैसे रिश्तेदार हैं। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया हमसे पूछते हैं कि आपका तो इसमें क्या विचार है। हमने कहा हमारा क्या विचार रहेगा, ये आदमी ही ऐसा है, हम इसको आज से जानते हैं। और हम जानते हैं से छोड़िए, इसका पैदा क्या हो, औलाद ही खुद कह रहा है ये सुअर की तरह पैदा करे जा रहा, सुअर ऐसे ही देखभाल किसी की कर नहीं रहा। तो जो आदमी सुअर की कैटेगरी में ही आता हो, उससे आप किसी और चीज की उम्मीद कर सकते हैं क्या। तो हम तो इस आदमी को डॉक्टरेट की डिग्री हंस जी ने दिलाई थी, हम तो उस वक्त भी विरोध के सुर लेकर के खड़े हो गए थे। हमने आपको कहा था, अगर आपको याद हो तो, हमने हंस जी के सामने इस व्यक्ति की लिखी हुई कंस की चिट्ठियां रख दी थी और कहा था ये कौन सा डॉक्टरेट, जिसके लिए हंस जी के साथ हमारी बहस भी हुई थी। हंस जी ने कहा था बड़ों की गलती नहीं गिनना चाहिए, तो हमने कहा था अगर बड़े गलती करें तो गिनेगा कौन। एक तरफ कहते हैं सच बोलना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं गिनती नहीं गिनना चाहिए। तो बड़े ने गलती किया, ये सच है ना। तो हंस जी बोले हाँ सच है कि गलती है। तो मैं बोला तो फिर क्यों नहीं दिखाना चाहिए गलती। तो हंस जी केवल इतना ही जवाब देते, जवाब नहीं सूझा ना कुछ, तो जवाब दे रहे हैं केवल बड़ों की गिनती गिनना ही तुम्हारा काम है का। तो हमने कहा आज के बाद यही शुरू करते हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा, दुबला हो या मोटा, पतला सुअर हो या मोटा सुअर हो, घोड़ा हो या गधा, बहुत बढ़िया आदमी हो या बहुत घटिया, अगर वो गलत करता दिखेगा मैं उसके मुंह पे गलत बोलूंगा। अगर मैं पीछे गलत बोल रहा हूं तो मेरे अंदर ये दम है, सामर्थ्य है, और पूरे हृदय के साथ उसके सामने मुंह पे ये बोलूंगा कि तुम ये करते हो। क्योंकि आपने कहा है सदा सत्य बोलना चाहिए। तो हाँ जी, वहां निरुत्तर हो गए। बोले हमें भी एक बात सिखाएंगे कि बड़ा का गलती नहीं बताना चाहिए। तो मैं बोला बड़ा का गलती फिर कौन बतावेगा, ये आप बताइए ना। तो हाँ जी, वो भी नहीं समझा पाए। बोले वो देखने वाला कोई और है। मैं बोला लेकिन अगर देखा ही मैं रहा हूं तो, अगर बड़ा कोई गलती कर रहा है और उसको देखने वाला मैं हूं, दर्शक मैं हूं, उस जगह पे मैं ही मौजूद हूं और कोई देख नहीं रहा, अगर मैं भी नहीं टोकूंगा तो कौन टोकेगा। बड़ा की गलती कैसे सामने आएगी। तो संजय भैया बोले आप इतना जीरो हंस से किए थे ना। तो मैं बोला संजय भैया इसलिए किए थे क्योंकि हमारे सामने नवल नारायण भी तो वही चरित्र थे, माया भी तो वही चरित्र थी, जिसकी दिन भर की 17 गलतियां मैं देखता था। और अगर मैं हंस जी के इस बात को फॉलो कर लेता कि बड़ों की गलतियां नहीं गिननी चाहिए, तो फिर तो इनके कभी कारगुजारियां सामने ही नहीं आती। और जो मेरे को दिन भर विरोधाभास पैदा करती थी मेरे सामने, कितनी घटनाएं घट रही हैं, ये कैसे लोग हैं, जो नहीं होना चाहिए वो हो क्यों रहा है। जनार्दन चाचा बोले सही बात है। आगे का कहानी बताइए रंजन बाबू, आगे क्या होता है। तो मैं बोला जब ये राज वहां खुल जाता है कंस की शादी से पहले, तो हंस जी सबके सामने फिर बेइज्जती करते हैं कंस की। कहते हैं हमने तो तुमको इनको भाड़ा देने के लिए भी पैसा दिया था, किसको किसको भाड़ा मिला है, किसको किसको नहीं। अब हंस जी अलग अलग सबको बुला करके पूछते हैं सारी बहनों को। अब हमें ये नहीं पता बाकी और बहनों ने क्या जवाब दिया क्या नहीं दिया, लेकिन जहां जहां हंस लिवाने गए थे, हंस ने भेजा था लिवाने के लिए कंस को, और जहां जहां कंस लिवाने गए थे उन सब रिश्तेदारों से जब ये पूछा गया कि भाड़ा दिया था आपको, तो हर जगह से जवाब यही मिला कि अरे भाड़ा देना तो छोड़िए, ये कुछ मांग के भी लाए हैं। कुछ लोगों ने लिहाजा नहीं भी बताया।
अब जैसे माया ने अपनी बहन से बता दिया था कि हमने पैसा दिया है, जो नसबंदी ऑपरेशन करा के हमको पैसा मिला वो हम बाबू को दे दिए मांगा तो। नवल नारायण ने तो कबूल कर लिया, हाँ हमने दिया है। लेकिन माया मुकर गई, बोले हाँ थोड़ा बहुत पैसा दे दिए थे, बाबू बोला कि पैसा नहीं है तो हम दे दिए थे। ये नहीं बताई कि नसबंदी से कमाया हुआ सारा पैसा दे दिए हैं, जिसके लिए मन में आह तो उठ रहा है कलेजा में कि क्यों दे दिए, ले गया लेकिन दे दिए, मांगा। तो कुल मिला के हंस जी कंस की लानत मलानत करते हैं कंस की शादी से 3 दिन पहले। तो कंस जी रूस जाते हैं, और कंस जी रूसते हैं तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। दूल्हा राजा रूसे हुए हैं। किससे रुसे हुए हैं? हंस से। क्यों रुसे हुए हैं? क्योंकि हंस जी ने लानत मलानत कर दी है, इनकी झूठ की कलई खोल दी है। अब कंस दूल्हा है ना भाई घर का, अभी अड़े हुआ जिद पे, हम तो खाना ही नहीं खाएंगे, हम तो बारात ही नहीं जाएंगे, हम तो डोली पे ही नहीं चढ़ेंगे। तो संजय भैया कहते हैं यो अच्छा नौटंकी है रंजन बाबू। मैं बोला बिल्कुल संजय भैया। तो कुछ लोग कंस को मना रहे हैं, कुछ लोग उधर हंस को समझा रहे हैं कि बाबू को बुलाइए। तो हंस जी उधर गुस्सायल है, कह रहे हैं तो क्या कहना चाहते हो, हम उससे माफी मांगे? तो कुछ लोग इन्हीं लोगों को बुरा भला कह रहे हैं। ये जो कंस जी की सबसे छोटी बहन हुई, किसी ने राज खोल दिया, और उसके बाद पूरा कंस का भेद खुल गया है कि कितना झूठा और कितना घटिया काम करके आया है। सब जगह से पैसा उगाही करके आया है, सब नातेदार रिश्तेदार से पैसा लेके आया है। तो हंस जी कुल मिला के समझ गए कि हमारा भाई क्या है, कैसा है, और पैसा के मामले में ये कितनों नीचे गिर सकता है और हमारी इज्जत को बिल्कुल पूरी तरह से पलीता लगा सकता है। ये हंस जी को उस दिन समझ में आ गया था। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं हंस को लानत है, कंस को लानत है, और कंस की उस बहन को लानत नहीं भेजेंगे। मैं बोला बिल्कुल नहीं। पूरे कंस जी के परिवार में वो एक बहन जो है कंस जी की, वो थी जिसने सच के लिए, जो सच के लिए खड़ी हुई। एक वो बहन थी जो सच के लिए खड़ी होने की कोशिश की, जिसके बेटे को छीन करके हंस जी ने नवल नारायण की माया की गोद में डाल दिया था। तो आगे ये होता है कि हंस जी की शादी में बहुत बड़का ड्रामा होता है, लेकिन चूंकि संजय भाई और जनार्दन चाचा ने लानतें भेज दी हैं, तो आज के इस एपिसोड को खत्म मान लिया जाए नवल नारायण को। और संजय भैया कह रहे हैं आज के एपिसोडवा में नवल नारायण कहाँ थे? अरे नवल नारायण अपनी माया के साथ पहुंचे थे ससुराल, और ये सब तमाशा देख रहे थे, और कहाँ रहेंगे? पचनामा में पड़े थे, सब तमाशा देख रहे थे जो तमाशा हो रहा था। कभी कंस को मनाते थे, कभी हंस को मनाते थे, और वहां तो ड्रामा चल ही रहा था, कंस जी रूसल थे। तो जनार्दन चाचा कहते हैं जाइए रंजन बाबू, आप भी औपचारिकता पूरा कराइए, आप बाथरूम जाएंगे अब। मैं बोला बिल्कुल जनार्दन चाचा, नियम है वक्ता को जाना चाहिए, हर एपिसोड के खत्म होने से पहले लघुशंका चले जाना चाहिए एपिसोड को खत्म करते ही। तो मैं फिलहाल अभी लघुशंका जाता हूं, और आपको आके बताऊंगा कहानी आगे, बाथरूम से वापस लौट के, कि आगे क्या होता है कंस की शादी में वहां पे। तो संजय भैया और जनार्दन चाचा आपस में बात करके इधर उधर लानते भेज रहे थे, और मैं बाथरूम के लिए निकल आया। और आपको तो पता ही है कि मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और आपको यह भी पता है ना कि डिस्क्लेमर में क्या है, लीगल वार्निंग। यह कहानी काल्पनिक है, मनोरंजन के लिए लिखा गया है, किसी जीवित मृत व्यक्ति से इस कहानी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसकी अगली पंक्ति में आपको पता है ना, क्योंकि आप अपना समय दे रहे हैं, मैं भी अपना समय दे रहा हूं, तो आपका अधिकार है कि खूब ज्यादा से ज्यादा मजा लूटें, और मेरा अधिकार है कि आप खूब ज्यादा से ज्यादा इंटरटेन हो, मजा आए आपको। तो मजा कैसे आएगा? तभी जब आप मान के चलेंगे कि इस कहानी के सभी पात्र मौजूद हों वर्तमान में, वो अपनी कथा सुन रहे हों,
ये कंस भी कहीं अपनी बैठ के कथा सुन रहा हो, हंस केवल मर गए हो, हंसनी मर गई हो, लेकिन कंस जिंदा हो, अपने दिनों को याद कर रहा हो, जितनी लानतें भेजी जा रही हैं उन लानतों को अपने मत्थे पर से रोज उतारता हो, और रोज हमारे व्यूअर्स इतनी लानतें भेज दे रहे हो कि उतर ही ना पाए बेचारे के सर से गठरी। क्योंकि कंस के माथे पर ये डॉक्टरेट की डिग्री का भी बोझा है ना। ये डिग्री से हुआ क्या? कुछ हासिल तो हुआ नहीं कंस को। नाम के आगे को पुछल्ला लग गया, डॉक्टर। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मजा लेने के लिए आपको मान के चलना पड़ेगा कि सभी पात्र अपनी अपनी कहानियां अगर खुद भी सुन रहे हो तो आप सोचिए फिर कितना मजेदार है ना मेरा बताना और आपका ये कहानी को सुनना। आप इसके प्रमाण बन रहे हैं, और वो लोग अपनी कहानियां खुद ही सुन रहे हैं जिन्होंने ये सब सारे तरह के तिकड़म दुनिया में किए हो। आज तक किसी ने इनके मुंह पे झन्नाटेदार तमाचा मारा ना हो। मेरी एक कविता है, प्रहलाद का जन्म। उस कविता का सार तत्व है कि प्रहलाद का जन्म क्यों होता है हिरण्यकशिपु के घर में। हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद का जन्म होता ही इसलिए है ताकि हिरण्यकशिपु का नाश हो, और हिरण्यकशिपु का नाश होने के लिए जरूरी है कि प्रहलाद धार्मिक बने और इन असुरों के नाश के लिए इनके खिलाफ जाए। बहुत फेमस कविता है, मेरी किताब अनुगुंज में आई थी। तो विदा लेने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को इतना ही कहूंगा कि मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसके पहले कि मैं आपको जाऊं कह के सप्रेम नमस्कार, मैं आपको याद दिला दूं कि आपको सबसे ज्यादा मजा तभी आएगा और इनको भी सबसे ज्यादा मजा तभी आएगा अगर इस कहानी के सब पात्र जो सुन रहे हो अपनी अपनी कहानी, तो आज तक इनको इतना झनाटेदार तमाचा कहीं से पड़ा नहीं होगा। पढ़ना जरूरी था, क्योंकि सच का तमाचा ऐसा ही होता है ना। ये बहुत जरूरी है पढ़ना। कोई तो होना चाहिए जो दिल खोल करके सच बोल सके, जो दिल में है वो बोल सके। मैं कहता हूं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं हमसे जुड़े हुए हैं, आप सच्चे बनिए, अच्छे बनिए। अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा करना सीखिए। जिसके प्रति गुस्सा आता है उसका मुंह पे कह दीजिए। अरे पीछे में उसको कह के गाली देके कुछ होगा, मुंह पे दे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन आपके दिल को सुकून मिलेगा कि जो हमारे मन में था हमने इसे समझा दिया। जिसके प्रति प्यार आता है उसको प्यार करिए, जिसके प्रति नफरत आता है उसे नफरत भी करिए। अगर गलतफहमियां दूर होनी होंगी तो हो जाएंगी। अरे रिश्ते तो ऐसे भी टूट जाते हैं महाराज। अगर आप पीछे में बताएंगे किसी के बारे में, बताए बिना तो रह नहीं पाएंगे आप। जैसे ही आपको पता चलेगा कि हमारे बारे में फलानवा ही कह रहा था, तो आप भी कहेंगे अरे फलानवा तो साला ऐसा है। तो ये आगे पीछे दुगों को बीचों में रख के क्यों कहना है? जिसको कहना है मुंह पर कह दीजिए। आपको सुकून मिलेगा, आपको टेंशन नहीं होगा, आप बीमार नहीं पड़िएगा, और आप स्वस्थ रहिएगा। और आप सच्चाई के साथ जब जीना शुरू करेंगे ना तो सुकून महसूस करेंगे। जो कहना है, जो गलत हो रहा है, जो आपको फील हो रहा है, ये भी नहीं जानता कोई कि सच क्या है गलत क्या है। कई बार आदमी इस संशय में भी रहता है, समझ ही में नहीं आता कि इन्हें सच है कि उन्हें सच है। लेकिन आपको दिख तो रहा होगा ना कि कौन सा सच, अभी फिलहाल सही रास्ता कौन सा है, इस पर कौन है। कम से कम उतना के साथ खड़े हो जाइए। इतने के साथ खड़े हो जाएंगे तो समाज बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई भी कहानी, कोई भी उपन्यास का मकसद ये नहीं होता सिर्फ कि वो एंटरटेनमेंट के लिए बने। अगर ये बड़ा बाबू उपन्यास और श्री नवल नारायण कथा जो मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से ही बता रहा हूं, और बाद में इसे संपादित करके किताब के रूप में जब ये आएगी, जिसका एकमात्र मकसद होगा कि समाज अपने आप को वाकिफ रखे कि ऐसे ऐसे चरित्र भी हमारे बीच में ही रहते हैं। समाज में गंदे केवल बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और ये जो गए गुजरे लोग जिनको आप समझते हैं वही नहीं होते। हंस और कंस जैसे लोग भी आप ही के समाज में बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं, और पढ़े लिखे माननीय सम्माननीय बन के बैठे हैं।
ये नवल नारायण सरीखे लोग माननीय सम्माननीय बन के क्या क्या करते हैं। जब आप इनसे वाकिफ हो पाएंगे, जब समाज इनकी असलियत को जान जाएगा, कोई भी एक कहानी फिर हजारों लाखों लोगों को यह प्रेरणा देती है कि ऐसा वहां पे हुआ था, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, ये आदमी कहीं वैसा ही तो नहीं है। आज हम प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हैं, शरद जी की कहानियां पढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियां पढ़ते हैं, फॉरेन के कई राइटर्स हैं जिनको मैं पढ़ता हूं, तब देखता हूं टॉल्स्टॉय को पढ़ता हूं, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन। जब इसकी चीजों को पढ़ता हूं, शेक्सपियर की रचनाओं को पढ़ता हूं, समझ में आता है कि समाज कैसे चरित्रों के बारे में इन्होंने बताया था। उस वक्त भी समाज कैसे चरित्र हुआ करते थे, और जब समाज में ऐसी हरकतें कोई करता हुआ दिखता है तो तुरंत समझ में आता है कि ये कहीं उस चरित्र की तरह तो हरकत नहीं कर रहा, तो हम सजग हो जाते हैं। तो आगे वैसे ही ये बड़े बाबू उपन्यास भी कुछ लोगों की आंखें खोलेगा। चलिए, बहुत हो गई गपबाजी, 40 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है, और जनार्दन चाचा और संजय भैया इंतजार कर रहे होंगे भाई मेरा कि मैं बाथरूम से लौट के आके उनको आगे की कहानी बताऊंगा। तो हम आपको आगे की कहानी बताने के लिए आएंगे। आज का दिन है शायद शुक्रवार, तो हम आपको आगे की कहानी बताने आएंगे सोमवार को। आज श्री नवल नारायण कथा का वो होगा 30वां अंक। तो जनाब स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और अब बिल्कुल भी हम नहीं रुकेंगे, अब हम कर रहे हैं बाय बाय, शप्रेम, नमस्कार।